नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर्क। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में सच को जान पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। युद्ध की राजनीति में सच का ही शिकार किया जा रहा है। शुरू में इजराइल ने ईरान पर इसलिए आक्रमण किया था कि ताकतवर ईरान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच गया है और इजराइल के अनुसार यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत 26 फरवरी को ईरान पर बमबारी करके की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल का रक्षा कवच का ढोल फट गया और ईरान ने इजराइल में बड़े पैमाने पर आक्रमण किए। ऐसे में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका बाद में इस युद्ध में कूद पड़ा और अब तो यह लगने लगा कि इस युद्ध में ईरान और अमेरिका ही मुख्य प्लेयर हैं। अमेरिका की धमकी और मंसूबों की रोज घोषणाएं होने लगी। कभी ये कहा जाने लगा कि अमेरिका ईरान में तख्ता पलटकर एक सप्ताह में उसे घुटनों पर ला देगा और उसे वेनेजुएला की तरह इस्तेमाल करेगा। बाद में यह कहा जाने लगा कि हमें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है। लेकिन करीब एक महीने के बाद भी अमेरिका और इजराइल की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। दी फोर्स मैगजीन के संपादक प्रवीण सानी ने तो पहले सप्ताह में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेरिका इस युद्ध को हारेगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि अमेरिका बिना तैयारी के इस युद्ध में कूदा है और अमेरिका को यह अपेक्षा नहीं थी कि चीन और रूस भी ईरान की मदद करेंगे। दूसरी ओर ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए। अमेरिका की हालत इतनी पतली हो गई कि वहां के सैन्य ठिकानों में मौजूद उनके सैनिक अपने बेसिस को छोड़कर होटलों में जाने को मजबूर हो गए। अमेरिका का सेंट्रल कमांड का ऑफिस जो कतर में है, उस पर भी ईरान ने भारी बमबारी कर तबाह किया। जब अमेरिका ने अपने बनाए नाटो संगठनों से मदद मांगी तो सबने अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। इस कारण वाशिंगटन और उसके नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया है। युद्ध को न्याय संगत ठहराने के लिए रोज नए नए आरोप और प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को निशाना बनाने के लिए साइबर हमलों के जरिए गलत जानकारी फैलाना भी इस युद्ध का अहम हिस्सा है। ईरान और अमेरिका का यह युद्ध हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां बम्बों से ज़्यादा ताकतवर शब्दों और डिजिटल कंटेंट को माना जा रहा है। इसके पीछे कारण साफ है। अमेरिका और ईरान दोनों अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करके एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर युद्ध के दौरान फर्जी वीडियो और गलत सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद दुश्मन के हौसले को पस्त करना और दुनिया भर में अपने लिए सहानुभूति बटोरना है। सच झूठ के तूफान के निकल जाने के बाद बाहर आ ही जाता है। इस संदर्भ में वियतनाम वार पर लिखी एक पुस्तक द अनसेंसर्ड वार एंड द मीडिया का उदाहरण देना वाजिब होगा। इस पुस्तक के लेखक डैनियल हार्नी ने कहा है कि 1970 के दशक में लड़े गए वियतनाम युद्ध में अमेरिका की ओर से किसी भी टेलीविजन कवरेज में सिविलियन पर अटैक को सरकारी नीति के रूप में पेश नहीं किया गया। दूसरी ओर देखें तो वियतनाम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और उनके द्वारा सिविलियन पर अटैक की घटनाओं को आतंकवादी घटना के रूप में पेश करने के लिए वॉइस ओवर की स्टोरी का सहारा लेकर अमेरिका ने युद्ध की घटनाओं की एक तरफा जानकारी दी। पिछले कुछ सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। वहाँ भी युद्ध आधारित फर्जी कंटेंट की बाढ़ आ गई है। ईरान अमेरिका युद्ध में हम सबसे अधिक आर्टिफिशियल कंटेंट का सामना कर रहे हैं, जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों ही ओर से युद्ध की डरावनी और तबाही भरी तस्वीर दिखाकर लोगों के मन में युद्ध को लेकर डर, बेचैनी और सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कई एआई वीडियो और तस्वीरों में युद्ध को एक फिल्मी अंदाज में दिखाया गया है, मानो कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही हो। इनमें बड़े बड़े धमाके, मशरूम जैसे उठते बादल, शहरों को हिला देने वाली सोनिक बम की लहरें और आसमान में चमचमाती हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखाई जाती हैं। कुछ मामलों में असली वीडियो को भी एआई की मदद से ज़्यादा नाटकीय बना दिया जाता है ताकि धमाके ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक लगें। इससे असली और नकली के बीच में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज विश्व में कोई निष्पक्ष समाचार एजेंसी नहीं है। अधिकतर स्टोरी भारत में या तो एसोसिएटेड प्रेस से या बीबीसी से या फिर अल जजीरा के जरिए आती है। भारत की ज़्यादातर न्यूज़ चैनल इन्हीं न्यूज़ एजेंसियों के सहारे हैं। अमेरिका और ईरान की खबरों को यहाँ के मीडिया वॉइस ओवर के जरिए भारत की जनता को परोस रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट बना सकें। इस बात में कोई शक नहीं कि जब यह युद्ध खत्म होगा तब
पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भांति ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दुष्प्रचार के लिए याद किया जाएगा। में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान पर आक्रमण से पहले ये कहा था कि वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि युद्ध खत्म होने के बाद इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। हम पत्रकार जॉन रिक मैकार्थर की रिपोर्टिंग और एक पुस्तक सेकंड फ्रंट सेंसरशिप एंड प्रोपेगेंडा इन गल्फ वार का भी जिक्र करना चाहेंगे। इसमें यह बताया गया कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने पत्रकारों को एक पूल में सीमित कर दिया था और उनकी रिपोर्टों को पेंटागन की अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे निष्पक्ष रिपोर्टिंग बाधित हुई। यह पुस्तक न्यारा नाम की लड़की की गवाही का पर्दाफाश करती है, जिसने संसद के सामने यह दावा किया था कि इराकी सैनिक कुवैती बच्चों को इनक्यूबेटर से बाहर फेंक रहे हैं। यह कहानी बाद में झूठ साबित हुई और लेखक के अनुसार इस युद्ध के समर्थन के लिए अमेरिका ने पीआर कंपनी का सहारा लिया था। अमेरिकी सरकार ने इराक युद्ध के दौरान आम नागरिकों को केवल चुनिंदा तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जिससे युद्ध के दौरान खौफनाक दृश्य और अमेरिकी हताहतों को छुपाया जा सके। यह पुस्तक यह उजागर करती है कि कैसे मीडिया ने बिना सोचे समझे सरकारी दावों को रिपोर्ट किया और इसकी कोई समीक्षा नहीं की, जो पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ था। ईरान के साथ युद्ध में आज भी यह सिलसिला जारी है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। एक और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।